स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने हिंदी में क्रिया के बारे में बताया था। हिंदी में हम लोगों ने क्रिया से रिलेटेड कुछ टॉपिक पढ़े थे, जैसे कि कर्म के आधार पर क्रिया। तो कर्म के आधार पर क्रिया लास्ट वीडियोस में आपने लोगों ने देखा कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में जाना था। आज उसी से आगे क्रिया के अन्य प्रकार के बारे में जाना है। जैसा कि आपने लास्ट वीडियोस में देखा होगा, हमने आपको नाम बताए थे क्रिया के अन्य प्रकार के, उसमें आज हमें डेफिनेशन जानना है और उसकी परिभाषाएं जाननी है। ठीक है, इससे पहले कि मैं आप लोगों को अब क्रिया के बारे में बताऊं, आप लोग इस चैनल को शेयर करते जाइए, लाइक करते जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट्स को बताइए, अपने साथियों को बताइए, जिससे कि वो इस चैनल से जुड़ सकें और जल्दी ही आप लोगों को लाइव क्लास मिल सके। ठीक है, तो आज हम लोग हिंदी में क्रिया के अन्य प्रकार के बारे में जानेंगे। जैसा कि लास्ट वीडियोस में आप लोगों ने क्रिया के अन्य नाम जाने थे। देखिए, क्रिया के अन्य प्रकार, तो हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में, अगर हम बात करें तो लास्ट वीडियोस में हमने क्रिया के बारे में जाना था। हमने बताया था कि किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। इसके बाद हमने बताया था कि कर्म के आधार पर दो क्रियाएं होती हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। इसके बाद हमने सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान बताई थी कि यदि किसी क्रिया के पहले क्या शब्द लगाने पर क्या का उत्तर मिल जाता है तो उसे हमने बोला था सकर्मक क्रिया। क्या बोला था? सकर्मक क्रिया। और दूसरा बताया था यदि क्या का उत्तर ना मिले तो उसे हमने बताया था अकर्मक क्रिया। ये दोनों क्रियाओं की चर्चा हम लास्ट वीडियो में कर चुके थे, जिसको मैंने कर्म के आधार पर डिवाइड किया था। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन अगर आए कि कर्म के आधार पर क्रिया बताइए, तो कर्म के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती हैं? तो दो प्रकार की होती हैं, जिनके नाम क्या हैं तो आपको पता है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। इनके उदाहरण मैं लास्ट वीडियो में बता चुका था, जैसे कि मोहन पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो क्या पढ़ता है? तो पुस्तक पढ़ता है। उत्तर मिला तो हमने कहा सकर्मक क्रिया। फिर हमने बोला था, मान लीजिए कि मोहन तेज दौड़ता है, तो क्या दौड़ता है? तो कैसे दौड़ता है? तो तेज दौड़ता है, लेकिन क्या का उत्तर नहीं मिलेगा, तो वहां पर अकर्मक क्रिया। लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं सकर्मक और अकर्मक क्रिया के उदाहरण। अब हम लोगों को क्रिया के अन्य प्रकार के बारे में जानना है। तो क्रिया के अन्य प्रकार क्या होते हैं? पहले तो हमने आपको नाम भी बता दिए थे, तो नाम देख लीजिए। क्रिया के जो अन्य प्रकार हैं, क्रिया के अन्य प्रकार कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला है सामान्य क्रिया, दूसरा है संयुक्त क्रिया, तीसरा है नाम धातु क्रिया, चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया और पांचवा है पूर्वकालिक क्रिया। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसा आएगा कि कोई भी सेंटेंस आपको दिया रहेगा, वाक्य दिया रहेगा और वाक्य में पूछा जाएगा निम्न वाक्य में कौन सी क्रिया प्रयोग की गई है। या तो वो कर्म के आधार पर पूछेगा कि कर्म के आधार पर कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया या दोनों। ऑप्शन बनाएगा, 4 ऑप्शन। इसके बाद क्रिया के अन्य प्रकार में भी पूछेगा कि कोई सेंटेंस दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी क्रिया है, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। तो एक एक करके हमें इन क्रियाओं के बारे में जानना है। कैसे? सबसे पहले सामान्य क्रिया, नाम से ही क्लियर है, सामान्य। सामान्य क्रिया का मतलब है कोई भी सरल वाक्य, कोई भी सरल वाक्य जिसमें आप लोगों को वाक्य के बारे में बता चुका हूं। ठीक है, वैसे भी वाक्य आप जानते हैं वाक्य किससे मिलकर बना होता है। तो अगर अंग्रेजी की बात करें तो कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से मिलकर बना होता है। मतलब सरल वाक्य में उद्देश्य और विधेय होता है। हिंदी में सब्जेक्ट को उद्देश्य कहा जाता है और ऑब्जेक्ट को विधेय बोला जाता है, और इसके बीच में क्रिया भी होती है। ठीक है, तो सरल वाक्य क्या होता है? तो ऐसे वाक्य जिसमें उद्देश्य और विधेय का मेल हो। तो सामान्य क्रिया कहां होगी? तो जब कभी किसी वाक्य में एक उद्देश्य एक विधेय, दो उद्देश्य दो विधेय और कई उद्देश्य और कई विधेय हो, वहां पर कौन सी क्रिया होती है? सामान्य क्रिया। उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं। उदाहरण क्या है? जैसे हमने बोला, मान लीजिए कि मैं पुस्तक पढ़ता हूं। क्या बोला? मैं पुस्तक पढ़ता हूं। तो यहां पर सिंपल सेंटेंस है, यहां पर उद्देश्य क्या है? मैं, और विधेय क्या है? तो सब्जेक्ट के बाद जो कुछ भी लिखा होता है उसे हमने विधेय बताया था। तो मैं पुस्तक पढ़ता हूं, इसमें ये उद्देश्य हो गया या विधेय हो गया, तो इसमें कौन सी क्रिया मानी जाएगी? सामान्य क्रिया। अर्थात एक सरल वाक्य में जो क्रिया प्रयोग होती है उसे कौन सी क्रिया कहा जाता है? सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, क्योंकि सामान्य क्रिया पहचानना सरल है। अब
सामान्य क्रिया के बाद ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्रिया है संयुक्त क्रिया, ये बहुत मोस्ट है। कई बार एग्जाम में संयुक्त क्रिया पूछी गई है। संयुक्त क्रिया क्या है? नाम से समझ सकते हैं कि संयुक्त का मतलब होता है दो धातुओं के योग से मिलकर, मतलब संयोग से मिलकर। तो यहां संयुक्त क्रिया को जानने से पहले इसकी परिभाषा समझ लीजिए। संयुक्त क्रिया ऐसी क्रिया जो दो धातुओं के योग से मिलकर बनी होती है। संस्कृत में क्रिया को धातु कहा जाता है। कुछ लोगों के मन में आएगा सर धातु को तो मेटल बोला जाता है, तो साइंस में धातु को इंग्लिश में मेटल बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में ध्यान दीजिए, जिन्हें नहीं मालूम है तो ध्यान रखिए, संस्कृत में जो धातु है उसी को हम क्रिया बोलते हैं। तो संस्कृत में जो धातु है उसे क्रिया कहा जाता है। तो क्या परिभाषा होती है कि दो धातुओं के योग से जो क्रिया बनती है उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। समझने के लिए आप ये समझिए कि यहां किसी भी वाक्य में जब कोई क्रिया आएगी तो आपको ऐसा लगेगा यहां दो क्रियाओं का प्रयोग है, लेकिन वो दो क्रिया वास्तव में दो क्रिया नहीं होती हैं। उन दो क्रियाओं को मिलाकर एक क्रिया बनाई जाती है। और उदाहरण में लास्ट के दो शब्द ऐसे होंगे जहां पर दो क्रियाओं का उल्लेख होगा, लेकिन सेंस कैसा होगा? एक ही क्रिया का। अर्थात दो धातुओं के योग से बनी क्रिया, अर्थात इसमें सेंस एक ही का निकलेगा, आशय एक ही क्रिया से निकलना है, तो उसे हम कौन सी क्रिया कहेंगे? संयुक्त क्रिया। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम कहें, उदाहरण के तौर पर कि बच्चा खेलते खेलते गिर पड़ा। बच्चा खेलते खेलते गिर पड़ा। तो ध्यान दीजिए, इस सेंटेंस में आपने देखा होगा कि ये लास्ट के दो शब्द हैं, गिरना और पड़ना। तो ये दोनों अलग अलग क्रिया हैं, गिरना और पड़ना, लेकिन इस वाक्य में ये जो क्रिया है वो एक साथ प्रयोग हो रही है, मतलब दो धातुओं के योग से मिलकर बनी है। और यहां पर सेंस, आशय एक ही निकल रहा है, गिर पड़ा का मतलब गिर गया। तो यहां से क्या हो गया? बच्चा खेलते खेलते गिर पड़ा। कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया। और उदाहरण से समझिए। अगर और उदाहरण की बात करें तो देखिए, उदाहरण समझ लीजिए। उदाहरण में जैसे हमने बोला दादाजी अब चल फिर सकते हैं। दादाजी अब चल फिर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, चलना और फिरना अलग अलग क्रियाएं, लेकिन चलना फिरना ये अलग अलग है, लेकिन संयुक्त क्रिया के रूप में प्रयोग हो रहा है। मतलब दोनों क्रियाओं को एक साथ प्रयोग हो रहा है, आशय एक ही निकल रहा है। और उदाहरण देखिए, हनुमान जी दक्षिण की ओर उड़ चले। हनुमान जी दक्षिण की ओर उड़ चले। तो यहां हनुमान जी दक्षिण की ओर उड़ चले, तो उड़ना और चलना। तो उड़ना और चलना ऐसा थोड़ा होगा कि हनुमान जी पहले उड़ेंगे फिर चलेंगे, साथ साथ क्रिया होगा। संयुक्त क्रिया का मतलब होता है एक साथ कार्य करना। तो उड़ना और चलना एक साथ प्रयोग है। और भी उदाहरण देख लीजिए, बच्चन जी को यहां आना पड़ा। बच्चन जी को यहां आना पड़ा। यहां देखो, आना पड़ा। बात समझ में आ रही है? इस तरीके से ये सारे उदाहरण किसके हैं? संयुक्त क्रिया। और भी उदाहरण होते हैं, जैसे कि मैंने उसे देखते देखते मार दिया, या मैं उसे देखते देखते मार बैठा। तो मारना और बैठना, मार बैठा कैसी क्रिया है? संयुक्त क्रिया। क्रिया का आशय एक ही होना चाहिए। क्लियर? तो ये हो गई कौन सी क्रिया? संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया में आपने ये जाना कि कोई भी दो धातु मिलकर एक क्रिया बनाएंगी, आशय आपका एक ही क्रिया से होगा, दिखने में दो क्रियाएं प्रयोग होंगी। ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? संयुक्त क्रिया। क्लियर? इसके बाद, संयुक्त क्रिया के बाद आपको तीसरा क्रिया है नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होती है? तो इसको हम समझते हैं अच्छे से। नाम धातु क्रिया होती क्या है? बहुत मोस्ट है। नाम धातु क्रिया, पहली बात तो वास्तव में क्रिया नहीं है। ध्यान दीजिए, नाम धातु क्रिया वास्तव में क्रिया नहीं होती है। नाम धातु क्रिया ऐसी क्रिया जब किसको? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन शब्दों में ना शब्द लगाकर इन्हें क्रिया की तरह प्रयोग किया जाए। किसकी तरह प्रयोग किया जाए? क्रिया की तरह प्रयोग किया जाए, तो इन्हें हमने नाम दिया किसका? नाम धातु क्रिया का। बात समझिए कैसे। सबसे पहले मैंने क्या बोला? नाम धातु क्रिया क्या है? तो ये वास्तव में क्रिया नहीं होती हैं। ऐसी क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आदि शब्दों में ना शब्द लगाकर क्रिया की तरह प्रयोग की जाए, उन्हें हमने नाम धातु नाम दिया। तो क्रिया का नाम क्या है? नाम धातु। समझिए उदाहरण के तौर पर, जैसे पुलिस
चोर को लतियाते थाने ले गई। पुलिस चोर को लतियाते थाने ले गई। तो यहां पर अगर क्रिया की बात करें तो लतियाना, तो लतियाना कोई क्रिया नहीं है, लेकिन इसे हमने लतियाना क्रिया के रूप में प्रयोग कर लिया है। तो ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? नाम धातु क्रिया। वे दोनों बतियाते चले जा रहे हैं, वे दोनों बतियाते चले जा रहे हैं। तो वे दोनों बतियाते चले जा रहे हैं, तो यहां पर भी बतियाना। तो इस तरीके से लतियाना, बतियाना, बड़बड़ाना, ठीक है, फुसफुसाना, लतियाना, बतियाना, बड़बड़ाना, इस तरीके से ये क्रियाएं कौन कौन सी हैं? नाम धातु क्रिया। लजाना, ठीक है, ये सारी क्रियाएं जो वास्तव में क्रिया नहीं होती है, परंतु संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों में ना शब्द लगाकर क्रिया की तरह प्रयोग किए जाए, उन्हें नाम धातु कहते हैं। जैसे और भी उदाहरण समझ सकते हैं, जैसे कि मेहमान आए हैं, उनके लिए जरा चाय गरमा देना। तो गरमा देना, क्या बोला? गरमा देना। तो गरम जो होती है वो क्रिया नहीं है, गरम जो शब्द है वो विशेषण है, लेकिन गरमा देना, तो गरम को क्या कह दिया उन्होंने? गरमा देना। तो गरमा देना क्या बन गई? क्रिया। जैसे बहुत गर्मी है, पंखे की हवा में ठंडा लो। तो बहुत गर्मी है और पंखे की हवा में ठंडा लो, तो यहां पर ठंडा लो क्या है? कोई क्रिया थोड़ा है। ठंडा जो है वो एक विशेषण है, ठीक है, लेकिन ठंडा लो किसकी तरह प्रयोग किया गया? क्रिया की तरह, इसलिए उसको क्या नाम दे दिया? नाम धातु क्रिया। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गई नाम धातु क्रिया। तो अभी हम लोगों ने 3 क्रिया पढ़ ली हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया और नाम धातु क्रिया। इसके बाद अगली क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया को समझने के लिए आप कैसे याद रख सकते हैं, इनकी परिभाषा कैसे याद रख सकते हैं? तो बहुत से छात्र ऐसे कहेंगे कि सर चलिए शब्द के अर्थ से ही समझते हैं कि प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक का अर्थ क्या होगा? तो समझिए, प्रेरणा, प्रेरणा किससे मिलती है? तो सब लोगों के मन में आएगा सर प्रेरणा लेने के लिए किसी दूसरे की जरूरत पड़ती है। तो आप इसी चीज को याद रख सकते हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया ऐसी क्रिया जब कोई कार्य दूसरे से कराया जाए, ध्यान दीजिए, जब कोई कार्य दूसरे से कराया जाए या दूसरे से करवाया जाए तो उसे हम कौन सी क्रिया कहेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे मोहन किसान से खेत जुतवाता है, मोहन किसान से खेत जुतवाता है। तो यहां पर काम क्या मोहन कर रहा है? नहीं। कौन काम कर रहा है? किसान। तो दूसरों से काम कराया जाएगा तो वहां कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया। ममता जूते पर पॉलिश करवाती है, ममता जूते पर पॉलिश करवाती है। तो ममता जूते पर पॉलिश करवाती है, तो क्या यहां ममता कार्य कर रही है? नहीं। कौन काम कर रहा है? कोई अन्य काम कर रहा है। तो ध्यान दीजिए, प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? तो ऐसी क्रिया जिसमें कोई कार्य स्वयं ना करके दूसरों से करवाया जाए, वहां पर कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणार्थक क्रिया। बात समझ में आ रही? जैसे कि अध्यापक बच्चों से पाठ रटवाते हैं, अध्यापक बच्चों से पाठ रटवाते हैं। तो यहां पर काम किससे करवाया जा रहा है? बच्चों से। क्लियर? माली बच्चों से पके पके आम तोड़वाता है, बच्चों से पके पके आम तोड़वाता है। तो यहां पर भी काम किससे हो रहा है? बच्चों से। और यहां पर भी काम किससे हो रहा है? बच्चों से। यहां काम कोई अन्य कर रहा है, यहां पर काम कौन कर रहा है? किसान। अर्थात ऐसे वाक्य जिसमें कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी और अन्य किसी कर्ता से कार्य कराया जाए, तो वहां कौन सी क्रिया होती है? प्रेरणार्थक क्रिया। और उदाहरण के तौर पर आपको जो मैंने उदाहरण बताए, ये परीक्षा में बिल्कुल उदाहरण ऐसे ही एज इट इज लिखे आते हैं, तो इन उदाहरणों को ध्यान से देख लेना, ठीक है। लास्ट जो क्रिया है वो कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया होती है, क्या होती है वो भी समझ लीजिए। पूर्वकालिक क्रिया, तो नाम से ही समझ में आ रहा होगा पूर्वकालिक। तो पूर्वकालिक क्रिया मतलब ऐसी क्रिया जो पहले की जाए, मतलब जब दो क्रियाएं, समझ लीजिए डेफिनेशन, जब दो क्रियाएं की जाएं, उनमें से एक क्रिया
तो चलिए, पूर्वकालिक क्रिया के बारे में हमने जाना था कि पूर्वकालिक क्रिया क्या है। तो पूर्वकालिक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं जिसमें एक क्रिया समाप्त हो जाएगी, मतलब दो क्रियाएं एक साथ हो रही होंगी, लेकिन क्या होगा, एक क्रिया समाप्त हो जाएगी, उसके बाद दूसरी क्रिया स्टार्ट होगी। तो पहली क्रिया में कौन सी क्रिया होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं, एग्जाम्पल क्या है, जैसे उदाहरण के तौर पर मोहन विद्यालय जाकर पढ़ता है, मोहन विद्यालय जाकर पढ़ता है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर दो क्रियाएं हो रही हैं, जाना और पढ़ना, लेकिन पहले क्या काम हुआ है, विद्यालय जाना। तो पहले विद्यालय पहुंचा होगा, मतलब गया होगा, और उसके बाद पढ़ा होगा, मतलब एक कार्य क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो मोहन विद्यालय जाकर पढ़ता है, अर्थात एक कार्य होने के बाद दूसरा कार्य शुरू होता है। और दूसरा एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे कोई भी उदाहरण ले लीजिए, रमेश खाना खाकर सोता है, रमेश खाना खाकर सोता है। तो पहले काम क्या हुआ होगा, खाना खाया होगा, तो खा लिया होगा फिर सोएगा, ऐसा तो होगा नहीं कि खाते खाते सो रहा होगा। मोहन विद्यालय जाकर पढ़ता है, तो पहले गया होगा फिर पढ़ा होगा। इसी प्रकार इस एग्जाम्पल में रमेश खाना खाकर सोता है, तो पहले क्या किया, खाया और फिर सोया, मतलब एक कार्य क्या हो गया, समाप्त हो गया, और उसके बाद दूसरा कार्य स्टार्ट हो रहा है, शुरू हो रहा है। तो हम यहां से कह सकते हैं पूर्वकालिक क्रिया कैसी होती हैं, ऐसी क्रियाएं जिसमें एक कार्य समाप्त हो जाएगा और फिर उसके बाद दूसरा कार्य शुरू होगा, तो वहां कौन सी क्रिया होगी, पूर्वकालिक क्रिया। तो एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोगों ने क्रिया में क्या क्या जाना। तो सबसे पहले हमने आपको क्रिया के बारे में बताया कि क्रिया के अन्य प्रकार कौन कौन से होते हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नामधातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। सामान्य क्रिया में क्या क्या बताया, तो सामान्य क्रिया किसी भी सरल वाक्य में सामान्य क्रिया होती है। सरल वाक्य कैसा, जब एक उद्देश्य और एक विधेय या कई उद्देश्य और कई विधेय का मेल हो, तो ऐसे वाक्यों में कौन सी क्रिया, सामान्य क्रिया। संयुक्त क्रिया ऐसी क्रियाएं जो दो धातुओं के योग से बनी हो, मतलब दो धातुओं के योग से बनी होंगी और आशय एक ही क्रिया से निकलेगा। उदाहरण के तौर पर हमने आपको बता दिया, जैसे कि हनुमान जी दक्षिण की ओर उड़ चले, तो उड़ चले कैसी क्रिया है, संयुक्त क्रिया। दाल में घी डाल देना, तो डाल देना, ये कैसी क्रिया है, संयुक्त क्रिया। तो ऐसी क्रिया जो लास्ट में दो धातुओं के योग से बनी होगी। इसके बाद हमने बताया नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया के बारे में क्या बताया, ऐसी क्रिया जो वास्तव में क्रिया नहीं होती हैं, परंतु संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि शब्दों में ना शब्द लगाकर क्रिया की तरह प्रयोग करना। उदाहरण के तौर पर आपने समझा है, जैसे पुलिस चोर को लतियाते थाने ले गई, वे दोनों बतियाते चले जा रहे हैं, तो लतियाना, बतियाना, बड़बड़ाना, फुसफुसाना, लजाना, ठीक है, गरमाना, ठंडाना, ये सारी क्रियाएं कौन सी होंगी, नाम धातु क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी, तो ऐसी क्रिया जब कोई कार्य दूसरों से कराया जाए, तो प्रेरणा शब्द से याद रख सकते हो कि प्रेरणा दूसरों से ली जाती है, ऐसा मानते हैं। प्रेरणा तो खुद को भी मोटिवेट किया जा सकता है, लेकिन उदाहरण के तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया ऐसी क्रिया जब कोई कार्य किसी दूसरे से कराया जाए, तो वहां कौन सी क्रिया होती है, प्रेरणार्थक क्रिया। उदाहरण के तौर पर आपने देखा ही है, मोहन किसान से खेत जोतवाता है, ममता जूते पर पॉलिश करवाती है, अध्यापक बच्चों से पाठ रटवाते हैं, माली बच्चों से पके पके आम तोड़वाता है। इन सारे उदाहरणों में कार्य किसी दूसरे से कराया जा रहा है, तो वहां कौन सी क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया। लास्ट हमने समझा पूर्वकालिक क्रिया के बारे में। पूर्वकालिक क्रिया के बारे में हमने क्या जाना कि ऐसी क्रिया जिसमें आपका एक कार्य समाप्त हो जाएगा और फिर दूसरी क्रिया प्रारंभ होगी। तो ऐसी क्रियाएं जिसमें एक कार्य समाप्त होकर दूसरी क्रिया प्रारंभ हो, ऐसी क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आपने ये दोनों उदाहरण देखे। मोहन विद्यालय जाकर पढ़ता है, क्या पढ़ता है, तो सॉरी क्या करके पढ़ता है, तो विद्यालय जाकर पढ़ता है। उसी प्रकार दूसरा, रमेश खाना खाकर सोता है, तो सोने की क्रिया किससे बाद होगी, खाना खाने के बाद। तो पहले खाया और फिर सोया। तो ऐसी क्रिया जब दो, एक क्रिया समाप्त हो जाएगी फिर दूसरी क्रिया प्रारंभ होगी, ऐसी क्रिया क्या कहलाती, पूर्वकालिक क्रिया। तो आज हम लोगों ने क्रिया के अन्य प्रकार के बारे में जाना, कौन कौन सी, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, इसके बाद नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। क्लियर, तो ये क्रिया का टॉपिक पूरा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट वीडियोज में हम क्रिया के बाद आपको वाच्य बताएंगे, ठीक है, क्रिया से रिलेटेड ही वाच्य होते हैं। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, जिससे कि कई और छात्र इससे जुड़ सकें। तो ठीक है, थैंक यू।